नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। 9 बज चले हैं और ऐसे में वक्त हो गया है 4 बड़ी खबरों पर नजर डालने की। जी हां, देखिए, सबसे पहली खबर में बात होगी पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे की, जिसमें पीएम मोदी आज बेंगलुरु के दौरे पर है, जहां वो मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। तो साथ ही 3 नए वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात होगी एसआईआर पर चुनाव आयोग के हलफनामे की। बिहार में जारी एसआईआर पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि किसी पात्र वोटर का लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। ऐसे में देखिए, कोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होनी है और इससे पहले देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से यह हलफनामा दाखिल कर दिया गया। वहीं तीसरी खबर में बात होगी जम्मू कश्मीर में जारी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हर तरफ देखिए, अगर हम बात किश्तवाड़ की कर ले तो ऐसे में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। चौथी खबर में बात होगी बाढ़ बारिश की, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक बाढ़ बारिश से कोहराम मचा है। कल दिल्ली में ऐसी बारिश हुई कि पूरा का पूरा शहर ही दलदल सा बन गया। गुरुग्राम, नोएडा पानी पानी हो गया। दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में बादल फाट तबाही जारी है। उत्तरकाशी में अभी तक धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यानी कि जिंदगी की तलाश की जा रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से नजर डालेंगे। और चलिए, अपनी 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि कर्नाटक से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर और राज्य को कई नई विकास कार्यों की सौगात जो है वो देंगे। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करने के अलावा देखिए, 3 वंदे भारत की सौगात भी यहां पर जो है बेंगलुरु वासियों को देने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कर्नाटक को कई परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केएसआर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको हरी झंडी वो दिखाएंगे। इसके बाद वो मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। वहां पर इस मेट्रो के अंदर में वो सवारी भी करेंगे। आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो में सफर जो है वो प्रधानमंत्री का रहेगा। ये अभी तक शेड्यूल जो है वो तैयार किया गया है और ऐसे में देखिए, पीएम मोदी का कर्नाटक का ये दौरा कई मायने में अहम है। कर्नाटक दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेंगलुरु के शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा और वहीं बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखी जाएगी। शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरी सहयोगी गीतू जुड़ चुकी है। गीतू, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है बेंगलुरु वासियों के लिए, कर्नाटक वासियों के लिए। कई बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं इन्हें। बिल्कुल किरण, और आज का दिन काफ़ी बड़ा है और कई सौगातें बंगलुरु वासियों को मिलने जा रही है। सबसे पहले तो 3 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ, हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ येलो लाइन जो मेट्रो की है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा और मेट्रो का जो काम चल रहा है उसका फेज 3 का काम जो है उसको लेकर भी यहाँ पर कई योजनाएं हैं, उनको लेकर भी एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। तो ये मानिए कि जिस तरह से 3 वंदे भारत हैं और ऐसे में 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की अगर हम बात करें तो इनमें है बंगलुरु बेलगावी वंदे भारत, साथ ही अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत और इसके अलावा नागपुर अजनी पुणे वंदे भारत। तो देखिए, जिस तरह से हाई स्पीड ट्रेनें हैं और इसमें कहीं ना कहीं यात्रा का समय कम हो जाता है। साथ ही जो लोग पहुंचना चाहते हैं अमृतसर या फिर वैष्णो देवी, उनके लिए जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है, क्योंकि समय बचता है। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि बंगलुरु वासियों के लिए भी जो ये पूरा माध्यम है सफ़र का वो सुचारू हो जाए। बहुत ज़्यादा आबादी इस वक्त हम बेंगलुरु में देखते हैं, क्योंकि IT हब है और ऐसे में लोग
चाहते हैं कि उनके आने जाने की एक बेहतर सुविधा हो, जिसके चलते मेट्रो की येलो लाइन फेज का भी उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं फेज 3 को लेकर भी जिस तरह से काम किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर जो नेटवर्क है, जो आने जाने की व्यवस्था यहाँ पर है, यातायात को लेकर एक बड़ा काम जो बेंगलुरु में शुरू किया गया था, वो अब लगभग पूरा होने वाला है और कुछ नए कामों की आधारशिला भी रखी जा रही है। और किरण, यहाँ पे ये भी देखिए कि पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो जो जो बेंगलुरु के लिए विकास योजनाएं हैं उनको विस्तार से वो बताएंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ा फोकस है वो रहेगा यातायात को लेकर, कि इस यातायात को सुगम बनाना है। बिल्कुल। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या जानकारी, गीतू, तकरीबन कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? देखिए किरण, 11 बजे से इसकी शुरुआत होने जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं कहा यह भी जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मेट्रो में सफ़र करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पर फ़ायदे हैं इस मेट्रो में सफ़र करने के लिए, जितने स्टॉपेज हैं उन सब के बारे में वो पूरी जानकारी ले ही रहे हैं। और जब बैठेंगे तो और ज़्यादा लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर कितना जो समय है वो बचा है, क्योंकि हम देखते हैं जो कनेक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं लोगों को यातायात के चलते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम का यहाँ पर समस्या झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब जब मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, येलो लाइन की शुरुआत हो रही है, तो उससे बहुत फायदा होने वाला है। कम से कम यातायात को लेकर लोगों का समय बचेगा और ये समय दूसरे जरूरी कामों में लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीतू पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और ऐसे में देखिए कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कर्नाटक वासियों के लिए, बेंगलुरु वासियों के लिए। बहुत बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री जो है वो देने जा रहे हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से देखिए हमारी सहयोगी गीतू ने भी पूरी जानकारी दी कि कैसे आरवी रोड से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जो है सफ़र भी करेंगे इस मेट्रो में, जिसकी शुरुआत और जिसको हरी झंडी दिखा करके आज प्रधानमंत्री रवाना करने वाले हैं। और देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह से जो है एक बहुत बड़ा सा बैनर लगाया गया है प्रधानमंत्री बीच में, और बाकी तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। और चलिए दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जिसमें बात एसआईआर की होगी, क्योंकि ईसी की तरफ से आज देखिए हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। ईसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है ये हलफनामा। बिहार में जारी एसआईआर पर एससी में हलफनामा दाखिल किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा जो है वो दाखिल किया गया है। पूरा मामला भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में है, इसको लेकर के सुनवाई भी होगी। उससे पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी दाखिल कर दिया गया है। देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा जो दाखिल किया गया उसमें ये कहा गया है कि किसी भी पात्र वोटर का नाम जो है वो लिस्ट से नहीं हटेगा। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में देखिए कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना सुनवाई का अवसर दिए सूची से नहीं हटाया जाएगा। सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। और राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अतिरिक्त जो हलफनामा है उसमें यह कहा कि बिहार में एक विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण जो है वो पूरा हो गया है। 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है और अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और ऐसे में सीधे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का रुख कर लेते हैं। आशीष, हलफनामा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। देखिए, चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दर्ज किया है, इसमें कई अहम बातें कही गई हैं। दरअसल एडीआर की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे और ये कहा गया था कि जिन 65 लाख लोगों के नामों को हटाया गया है वो 65 लाख कौन थे, इसकी जानकारी आयोग की तरफ से नहीं दी गई। आयोग ने अपने हलफनामे में सारी बातें स्पष्ट कर दी। आयोग ने पहली बात कही कि बिहार में किसी भी पात्र या मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना के या बिना सुनवाई के अवसर के या सरकार आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। दूसरा, सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा, राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। चौथा, राजनीतिक दलों को समय समय पर छूटे हुए मतदाताओं की सूची दी गई है ताकि समय रहते हुए नामों को जोड़ा जा सके। पांचवा, प्रवासी मजदूरों के लिए 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भरने की सुविधा है। सातवां, शहरी निकायों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। युवाओं के पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था की गई है। आठवां, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर वर्गों की मदद के लिए 2.5 लाख स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। नौवां, किसी भी नाम को प्रारूप सूची से हटाने से पहले नोटिस, सुनवाई और सक्षम अधिकारी का कारण युक्त आदेश अनिवार्य है।
और 10वां 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि है। इसके लिए ऑनलाइन और प्रिंट कॉपी उपलब्ध जो है वो कराई गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 13 अगस्त को करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जिसपे आयोग ने अपना विस्तृत जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। जी आशीष, जो 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी उसमें किन किन बातों को जो है रख करके जो है आगे इस जिरह को बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर के हम चाहेंगे कि आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, जो 13 सुनवाई है वो सुनवाई अहम हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि वो वोटर आई कार्ड और इसके अलावा राशन कार्ड को कंसीडर कर 11 दस्तावेजों के अलावा कंसीडर करने पर अपनी समझ को रखे। यानी कंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार कंसीडर करें। भारत कंसीडर क्यों नहीं किया गया, चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा। दूसरा, ये 65 लाख कौन थे जिनके नामों को हटाया गया है। तीसरा, कितने अभी तक जो ग्रीवांसेस हैं वो आयोग की तरफ से आयोग में दाखिल किए जा चुके हैं, यानी जिनके नामों को हटाया गया है। तो ये 3 अहम पहलू होंगे जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और मुझे लगता है कि वही 13 अगस्त की जो सुनवाई होगी उसमें इस पूरे केस की दशा और दिशा जो है वो तय हो जाएगी। जी बिल्कुल आशीष, ये भी हम थोड़ा समझना, क्योंकि देखिए अभी राहुल गांधी के तरफ से एक जो खुलासा है वो किया गया, कहा कि बहुत सबूत जो है वो हमें मिले हैं जिसकी जांच की मांग जो है प्रियंका गांधी वाड्रा भी करते हुए दिखाई दी। क्या अब जब एसआईआर को लेकर के जो ये मामला चल रहा है इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, जो राहुल गांधी की तरफ से सबूत ला करके ये आरोप लगाया गया इलेक्शन कमीशन पे, कुछ इसको लेकर के भी तस्वीर जो है वो क्लियर होगी, या ये अलग मुद्दे के तौर पे वो अलग चीजें चलेंगी? नहीं, वो मामला है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मामला है एसआईआर को लेकर। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर चुनाव आयोग अपना जवाब चुनाव आयोग ने दे ही दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन राहुल गांधी की तरफ से दी गई है। बहरहाल अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के दावों और एसआईआर में जो सुनवाई चल रही है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आतंकियों के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन की करेंगे जो लंबे वक्त से जारी है। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर में सेना का ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, आतंकियों के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन जारी। कल भी सेना ने चलाया था तलाशी अभियान, और ऐसे में देखिए घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। इसी कड़ी में किश्तवाड़ और कुपवाड़ा में ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। कल कुपवाड़ा में सेना ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया था और हथियार, गोला बारूद बरामद किया था। कुपवाड़ा में पिछले 10 दिन से आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है और अब तक 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सेना के 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं। तो ये देखिए ये लंबे वक्त से जो है ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब पूरी तरह से ऑल आउट आतंकियों का करना है। इसी मकसद से जो है सेना की तरफ से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अब तक हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन महादेव आपने देखा, ऑपरेशन शिव शक्ति आपने देखी, और अब उसके बाद ऑपरेशन अक्खल भी जो है वो आप देख रहे हैं। और अब ये देखिए ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें जितने आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर में उस मकसद से घुसे हैं कि वहां पर खूनी खेल खेला जा सके, वहां पर खून बहाया जा सके, तो उन सबको खत्म करना है, उन सबको ढेर करना है। और इसी के तहत ये सेना की तरफ से ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें जो अभी खबर सामने निकल करके आ रही है कि भंडाफोड़ तो उनके हाइडआउट का किया गया है, लेकिन साथ में 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। सेना के 2 जवान भी इस ऑपरेशन में जो है वो शहीद हो गए हैं, जो आतंकियों के साथ लगातार मुठभेड़ है। और ऐसे में देखिए कि कुपवाड़ा के अंदर में आतंकियों के ठिकाने का ये भंडाफोड़ हुआ है, और ठिकाने जो है हाइडआउट जो है इनका काफ़ी जंगल के एरिया में रहता है, और ऐसा एरिया जहां पर जो है सूरज की रोशनी का पहुंच पाना भी एक मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। ऐसे में कई ड्रोन और हेलीकॉप्टर का सहारा जो है वो सेना की तरफ से लिया जा रहा है, ताकि उनके ठिकाने के बारे में पूरी जानकारी जो है और सटीक जानकारी जो है मिल सके, ताकि उसके ऊपर में जो है हमला सेना के जवान कर सके और खत्म कर दे उन आतंकियों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर में इस नापाक मंसूबे के साथ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 10 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं ये ऑपरेशन अक्खल, ऑपरेशन महादेव, उससे पहले जो है जो पहलगाम हमले में जिन्होंने टूरिस्टों को निशाना बनाया था, उन आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन महादेव था। फिर ऑपरेशन शिव शक्ति भी हमने देखी,
अब ऑपरेशन अक्खल, और ये ऑपरेशन अक्खल काफ़ी दिनों से, लंबे वक्त से जो है ये चला आ रहा है। ये मुठभेड़ लगातार, इसमें रुक रुक करके जो है लगातार गोलीबारी जो है वो आतंकियों की तरफ से भी की जा रही है, और वहीं सेना के जवान भी जो है जवाबी कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं। और अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन, कल भी सेना ने चलाया था तलाशी अभियान, और घाटी में देखिए आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। इसी कड़ी में किश्तवाड़ और कुपवाड़ा में देखिए बड़ा ऑपरेशन ये जारी है। कल कुपवाड़ा में सेना ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया था, हथियार गोला बारूद भी बरामद किया। कुपवाड़ा में पिछले 10 दिन से देखिए आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है, और ये अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है जो जारी है। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी रमन सैनी का। रमन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अभी भी लगातार जो है देखिए ये ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, क्या गोलीबारी दोनों तरफ से अभी भी जारी है? जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जो सेना के सूत्र हमें बता रहे हैं और सेना के जो ऑफिसर से जो हमारी बातचीत हुई है, तो उसके मुताबिक ये किश्तवाड़ का दूल इलाका यानी कि पकल दूल, वहाँ पर एक हाइडल प्रोजेक्ट है, उसी के साथ लगता हुआ ये जंगल है, जहाँ पर 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी, और इसीलिए सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और कॉन्टैक्ट जो है वो आतंकियों के साथ स्टैब्लिश हुआ, यानी कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में जो है वो मुठभेड़ स्टैब्लिश हो गई थी, मुठभेड़ शुरू हो गई थी, और उसके बाद आतंकी जो है वो जंगल में छिप गए हैं। फिलहाल उस पूरे इलाके की तलाशी अभियान जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन घेराबंदी कर उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराने की कवायद की जा रही है। अब इस इलाके के अंदर अगर हम देखें तो जैश ए मोहम्मद के भी 2 से 3 ग्रुप जो हैं वो अलग अलग संख्या में मौजूद हैं, और 1 से 2 ग्रुप जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन के भी हैं। तो कुछ सूत्र ये बता रहे थे कि स्टार्टिंग में कि शायद यहाँ पर ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हो सकते हैं, वो आतंकी जो पिछले महीने नागसनी का जब ऑपरेशन हुआ था किश्तवाड़ में, तो वहां से बचकर निकल गए थे। लेकिन दूसरे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मूवमेंट जो है वो लगातार जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की भी है, तो ये दोनों में से कोई ग्रुप हो सकता है। फिलहाल इस बात को लेकर कोई पुख्ता जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से नहीं मिल पाई है। एक बार ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, दोनों आतंकी जब मार गिराए जाएंगे, तो उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि कौन सा ग्रुप है। लेकिन फिलहाल ये पक्कल का जो दूल का इलाका पड़ता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर फोर्सेस को रीइंफोर्समेंट जो है वो भेजी गई है फोर्सेस की, और साथ ही साथ में पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो आतंकी वहां पर मौजूद हैं उनके साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है। आपको याद है कि किस तरीके से अभी कुलगांव का जो आतंकी हमला हुआ है, जहां कुलगांव में जो टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो रही है, वो आज 10वें दिन में एंटर हो चुकी है। कल किश्तवाड़ में ही एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था, ताकि यहाँ पर जो आतंक की जड़ें हैं उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो फिलहाल ये एनकाउंटर जो शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप में कोई एक अच्छी खबर जो है वो आज दोपहर बाद तक मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बाढ़ बारिश की करेंगे। देखिए देश भर में आसमान से बरस रही है आफत, ऐसे में नदियों में उमड़ता सैलाब और पानी में डूबता जनजीवन, पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में कहीं घर बह गए हैं तो कहीं सड़कें टूट गई हैं, कहीं लोगों का सब कुछ पानी में समा गया है। राहत बचाव टीमें दिन रात जुटी हैं, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं। देखिए बाढ़ बारिश की तबाही की ये तस्वीरें जो पूरे देश को डरा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी ही पानी लब जो है वो भरा है, और ये अंडरपास है जहाँ से गाड़ियों के आने जाने की के लिए जो है वो रास्ता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से नदी में तब्दील। अब यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बल्कि यहाँ पर नाव चला सकते हैं अगर आपको दूसरे तरफ में जाना है। और देखिए ऐसी ही तस्वीर देश के कई कोनों से जो है सामने आ रही है, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर ले या फिर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर ले। उत्तरकाशी की तो तस्वीर आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि धराली में किस तरह से बादल फाड़ एक तबाही मची, और उसके बाद देखिए पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों के हालात भी आप यहां देख सकते हैं। और जितने लगभग अंडरपास है वहां पर पानी निकासी की सही व्यवस्था भी नहीं है, और जम करके जब बारिश हो रही है तो पानी इस अंडरपास में आकर के जो है वो भर गए हैं। और ये देखिए ये उत्तरकाशी की तस्वीर हम आपको धराली की दिखा रहे हैं, जहां पर आज भी देखिए जिंदगी को तलाशने को लेकर के ऑपरेशन जारी है। वहां पर जिंदगी की तलाश की जा रही है कि मलबे से अगर कोई भी जिंदगी जो है हम बचा पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। और देखिए यहाँ पर और साथ में ये भी कि देखिए जिस तरह से बादल फटा और उसके बाद जो है एक लेक का निर्माण भी धराली के अंदर में हो गया। और देखिए अब हम आपको बनारस की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बनारस की तस्वीर है किस तरह से ना केवल पहाड़ों पर बल्कि देखिए मैदानी इलाकों में भी पानी पानी है। और देखिए
एक शख्स यहाँ पर बैठा हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि घर यहाँ पर जो है पूरी तरह से पानी में डूब गए, दुकानें बंद। और ये प्रयागराज की तस्वीर, गंगा नदी उफान पर है, खतरे के निशान पर पहुंचने के लिए बेकरार। और ऐसे में देखिए यहाँ पर भी जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे अपने दो संवाददाता का रुख करेंगे। अभिषेक और अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहाड़ से लेकर के मैदान तक में तबाही का ये पूरा मंजर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभिषेक, आवाज पहुंच रही है? अनुराग, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये बिल्कुल आवाज पहुंच रही है जी। हम चाहेंगे कि आप तस्वीर दिखाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी नदी के किनारे में हैं और वहां की क्या स्थिति है, लोग क्या सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं इस समय नोएडा से जो गुजरने वाली यमुना नदी है वहां पर उसके किनारे में खड़ा हूँ। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना नदी उफान पर चल रही है। यमुना का जो जल स्तर है वो लगभग उफान पर पहुंच चुका है। यहाँ पर नोएडा से जो सेक्टर 98 और 135, यहाँ पर बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। वहां पर कई सारी जो है गौशाला और बहुत सारी चीजें, घर लोगों के बने हैं, वो सब डूब चुके हैं। और यहाँ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है। पहले से ही लोगों को आगाह किया हुआ था कि यहाँ पर जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है और आप इन स्थानों को खाली कर दें। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं और वहां से निकल चुके हैं। बिल्कुल। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अभिषेक हम तक। जी, हम आपका वापस से रुख कर रहे हैं। अनुराग, तब तक आप हमें बताइए कि किस तरह से एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है, क्योंकि हम बाढ़ बारिश का कहर लगातार देख रहे हैं। हम अगर सड़कों की बात कर ले, दिल्ली एनसीआर में देखिए भारी बारिश ने किस तरह की तबाही मचाई कि गाड़ियों की रफ्तार तक रुक गई। जी जी, बीते कुछ दिनों से जो नोएडा में बारिश हुई है, लगातार जो है यहाँ पर जल भराव होता जा रहा है। यहाँ के नोएडा के जो सेक्टर्स हैं, यहाँ की नालियां चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जल भराव हो गया है और जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस जल भराव से दोपहिया वाहनों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जिससे उनको जो है काफी गिर जाते हैं। ठीक है अनुराग, हम आपका रुख करते हैं। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। बाढ़ बारिश ने किस तरह से कहर मचाया है, बरपाया है, तस्वीरें बताइए और दिखाइए, और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अलर्ट में कहा गया? जी, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में लगातार बारिश के बाद हर जगह ही जल भराव देखने की समस्या है। और वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन ने मानसून बजट को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं कुछ समय की बारिश ने उन दावों को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी रिहायशी इलाके हैं उन सभी में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और लगातार घरों में से लेकर और दुकानों तक में पानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त है उनके आवास में भी पानी बिल्कुल, यहाँ तक कि नगर निगम के आवास कार्यालय, वहां पर भी पानी है। और ऐसे में देखिए कि जब खुद आप अपना घर या कार्यालय नहीं बचा पा रहे हैं, आप लोगों को किस तरह से जो है इस बाढ़ बारिश के कहर से बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, अभिषेक, आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।